अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले प्रोग्राम में बात होगी इमरान खान साहब की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो धुआंधार आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर हम तफसील से आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुत्तहिदा की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, सिर्फ अल्ताफ भाई के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है और साथ में जिक्र होगा पाक भारत ताल्लुकात का, जहां भारतीय मीडिया, वही मीडिया जिसके तोपों के रुख पाकिस्तान की जानिब थे, वही मीडिया मोदी सरकार के ऊपर क्या कहता है, इस पर मबनी खुसूसी रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन शामी साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये मजाक किया इलेक्शन कमीशन ने, मेरे साथ भी, कौम के साथ भी, और मजीद उन्होंने जो कुछ कहा है, कुछ खुलासा तैयार किया, वो पहले देख लीजिए, फिर उस पर आपकी राय। मैं अब ये जो इलेक्शन कमीशन का जवाब है, मैं इसको जवाब नहीं, मैं इसको एक मजाक समझता हूं। मेरा हक है, मैं पाकिस्तानी हूं, ये छोड़ें कि मैं पार्टी का हेड हूं, ये मेरा हक है कि इलेक्शन कमीशन कम से कम बैठ के किसी अक्लमंद आदमी को बिठा के मेरे सवालों का जवाब देते। स्वाय मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो अभी आए हैं, बाकी सारे ये 4 मेंबर्स, इसी जुडिशल कमीशन ने उन 4 मेंबर्स के मुतालिक जो लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो चारों मेंबर मुलव्वस थे, जिसको वो कहते हैं कि इनसे गलतियां हुई या लैप्सेस हुए। मैं कहता हूं धांधली की उन्होंने, वो चारों मुलव्वस थे इस धांधली में। सारे कानूनी रास्ते में जाऊंगा, जिस तरह मैंने 4 हलकों के ऊपर पूरा 1 साल तक जोर लगाया। अगर नून लीग की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ना कोई एक्शन लिया और ये उन्होंने इसके ऊपर ना आगे पेशरफ्त की, इसका मतलब जो मेरा खदशा है कि नून लीग और इन्होंने मिल के मैच खेला है, दोनों ने मिल के मैच खेला है। और उसका जब मुझे ये पता चल गया कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा सड़कों पर निकलने का। वो मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करूंगा, मैं वो अनाउंस करूंगा जब हम सारे रास्ते देख लेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। तो शामी साहब, क्या वाकई फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई अक्लमंद आदमी नहीं है जो जवाब दे सके खान साहब जो सवालात उठा रहे हैं उनका? देखिए, खान साहब जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ सदाकत है और कुछ ज्यादती है। किसकी, खान साहब की या इलेक्शन कमीशन की? देखिए, खान साहब ने जो ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन से उनको शिकायत है, ठीक है, इसकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस जो है, ठीक, उसके बारे में कई सवालात उठे हैं, कई एतराज़ात हुए हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी इस तरफ 40 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी बुनियाद बनाकर हमने खत लिखा था। देखिए, लेकिन कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है जो जिसके बारे में कहा जाए कि ये बदनीयती पर मबनी थे या कोई मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की गई थी या इलेक्शन कमीशन कोई मुलव्वस था, इसके ये अरकान कोई मुलव्वस थे किसी बदमामलगी में। तो देखिए, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे इम्तिहान होता है, बीए का इम्तिहान हो रहा है, एमए का हो रहा है, अब उसमें कोई शख्स जो है बच्चा जो है नकल मारते हुए पकड़ा जाता है और उसके बाद कोई मुम्तहिन जो है किसी कमरे में वो पर्चा हल कराने की कोशिश करता हुआ पकड़ा जाता है। तो उसकी बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए वो इसका जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया उसमें बहुत सी बदमामलगी हुई, कोई एक आदमी तो नहीं था ना, हजारों आदमी जो थे वो इस एक्सरसाइज में शरीक थे। बहुत सी जगह बहुत सी शिकायत पैदा हुई, कई नोटिस लिया गया। उसका तरीका यह है कि सारी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ बैठती और इस तजर्बे की रोशनी में आइंदा लाहे अमल बनाने की कोशिश होती। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। तो यही तो खान साहब को शिकवा है कि तमाम पार्टियों जब धांधली की शिकायत की, 21 जमातों ने कहा, एतजाज साहब की वो टेस्टिमनी का जिक्र करते हैं, कहते हैं इसके बावजूद भी अब जबकि खुर्शीद शाह साहब खुद कह रहे हैं कि इन चारों पर तहफ़्फ़ुज़ात, इन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, मामला शफाफ नहीं रहेगा, तो फिर कहते हैं हुकूमत के कोर्ट में ये बात। खुर्शीद शाह साहब तो माफी मांग रहे हैं कि इनको मुकर्रर करने में मेरा भी हाथ था। तो कहते मैं कौम से तो पहले तो खुर्शीद शाह साहब को इस बात पर कौम से माफी मांगनी चाहिए कि वो असेंबली में बैठे हुए, इसके बावजूद इमरान खान साहब कहते हैं कि 21 जमातें कह रही धांधली, तो 21 जमातों को पहले तो चाहिए अपने लोग जो है विड्रॉ कर ले।
कोई यानी देखें, अगर विड्रॉ नहीं करते, असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं। अब खुर्शीद शाह साहब को बड़ी शिकायत है कि जनाब को ये जो अरकान है इलेक्शन कमीशन के 7-7 8 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। खान साहब ने भी कहा आज। खुर्शीद शाह साहब खुद जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर तनख्वाह ले रहे हैं और वजीर के बराबर दर्जा है उनका। देखिए, हमारी जो सियासी जमातें और सियासतदान हैं, इनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ये इतने लूज गुफ्तगू करते हैं कि लोग सुनने वाले कांप जाते हैं। सही। और इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दी है इस तरह के। अब अभी ये जो आप देखिए काजम मलिक साहब हैं, उनके बारे में भी हम जिक्र कर रहे थे कल। वो एक मुकदमा हुआ तो पीटीआई वालों ने क्या किया उनके साथ, और दूसरा मुकदमा हुआ तो मुस्लिम लीग नून के मामला में क्या हुआ। तो आज खान साहब जो है वो समझते हैं, कहते हैं जस्टिस काजम मलिक बहुत बहादुर आदमी, उनको सलाम पेश कर रहे हैं। और इन्हीं को उन्होंने कहा था हामिद खान साहब के वकील ने कि हमें आप पर एतमाद नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये सियासी जमातों को, जजों को अपना काम करने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है उसमें जो खराबी की बात हुई है कि 4 अरकान जो मुकर्रर ही हैं 4 सूबों से, वो भी मुकर्रर किए गए हैं अपोजिशन और मुशावरत से। ठीक है। होना ये चाहिए था कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप मुकर्रर कर दें, उसके बाद सारे अरकान उसकी मुशावरत से मुकर्रर होने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सरदार रजा साहब की मुशावरत से जो भी हो। लेकिन ये चारों तो पहले से ना। हाँ, नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल मामला कर रहा हूँ। अब ये कानूनी तौर पर ये काम इनको करना चाहिए कि आइंदा से अरकान का तकर्रुर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर या उसके मशवरे से हो, ताकि एक अदारा जो है एक मुंजबत तरीके से काम कर सके। ठीक। एक बात। दूसरा यह कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो अब कमीशन को दे दी गई है। ये भी एक डाइल्यूट हो गई है, उसको भी वापस करने की जरूरत है, वापस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। और है। अगर ये सरकारी, देखिए कोई भी आईनी अदारा आप उसको इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते, उससे जवाब तलब नहीं कर सकते, वो लोग इस कंट्रोवर्सी में नहीं उलझ सकते। और अब खान साहब ने एक अच्छी बात जो की है, कहा है कि मैं तमाम तरीके इख्तियार करूंगा, कानूनी जराए इस्तेमाल करूंगा, पार्लियामेंट में जाऊंगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जाने का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, वो कार्रवाई करवाएं, इनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करें, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो उनको ललकारना है, ये उन पर बरसना है, और ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी। ऐसा का वक्त ना आ जाए कि कोई इलेक्शन कमीशन में काम करने को तैयार ना हो। अब होना चाहिए कि ये जब अब रिफॉर्म्स हो रही हैं, तमाम पार्लिमानी पार्टियां जो हैं उनके नुमाइंदे इलेक्शन की इस्लाहात पर गौर कर रहे हैं, तो ये फैसला कर लें कि जब ये इस्लाहात पर इत्तफाक हो जाएगा तो नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया जाएगा। ये दस्तूर में डाल दे, लेकिन तरमीम कर ले उससे, ठीक है, ताकि उससे इन अरकान की रुकनियत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वैसे इनका 9 माह 8 माह का वक्त रह गया, सबके पास तकरीबन 4 साल पूरे हो जाएंगे। और ये केपीके में करा चुके हैं बल्दियाती इंतखाबात, और खान साहब ने वहां एक अपना नक्श जमा लिया है। और अभी आप देखिए कि ये चारों सूबों के अरकान हैं। सिंध में चैन है, खैबर पीके में चैन है, बलोचिस्तान में भी चैन है, सारा पंजाब में हंगामा बरपा है। तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि सारा गुस्सा पंजाब पर है। तो बात यह है कि जो काम करना है आईनी तरीके से करें, बैठ के मशवरा करके करें, आइन ये कमीशन की तश्कील नौ जरूर करें। ठीक है, लेकिन शाम साहब एक ब्रेक लेनी है। इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि मुझसे वो काम ना करवाएं जो मैं करना नहीं चाहता। उनका इशारा स्ट्रीट मूवमेंट की जानिब था। इसके किस हद तक इम्कानात हैं, और फिर इमरान खान साहब की जो अपना पार्टी का इलेक्शन कमीशन था उसमें जो इस्लाहात या सिफारिशें सामने, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, ये सब और शामी साहब का तबसरा एक ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, सवाल हमने ये छोड़ा था कि अगर तमाम तर ऑप्शन जो खान साहब अवेल करना चाहते हैं उसके बावजूद भी उनके मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं होता इलेक्शन कमीशन की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, तो फिर जो खान साहब कह रहे हैं कि मुझे मजबूर ना किया जाए उस रास्ते पर चलने की जिस पर नहीं जाना चाहता, दोबारा से कोई स्ट्रीट मूवमेंट या धरना आप देख रहे होता हुआ? क्योंकि इस बारे में लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, ये बताएं। पहले धरने का क्या नतीजा निकला था? क्या वजीर आजम का इस्तीफा ले लिया गया? तो खान साहब को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए।
हुकूमत के साथ और दूसरी सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को ये टास्क दे दिया है, नया इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकर्रर करवा लें और जब इस्लाहात हो जाएं आइन में तरमीम करके नए अरकान आ जाए। कुछ इस्लाहात का जिक्र तो जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद साहब ने भी पेश किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए भी। तो लोग जो मुखालिफिन है खान साहब के वो सवाल ही उठाते हैं कि वहां तो आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, यहाँ आप मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, आप पता नहीं इस्लाहात की कौन सी बात कर रहे हैं, वो इस्लाहात नहीं थी, वो इलेक्शन में धांधली का मामला था और उसमें 4 जो बड़े लीडर हैं, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ने, जो कमीशन खुद खान साहब ने मुकर्रर किया था, अपनी पार्टी के इंतखाबात में धांधली की शिकायत का जायजा लेने के लिए, उसमें उन्होंने 4 बड़े लीडर जो हैं उनका जिक्र किया, उनको जिम्मेदार करार दिया था। उसमें जहांगीर तरीन साहब हैं, उसमें परवेज खटक साहब हैं, उसमें अब्दुल अलीम खान साहब हैं और उसमें नादर लगारी साहब हैं। सिंध से तो उनका 4 लोग ये जिम्मेदार हैं, इनकी बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी जाए या इनको पार्टी से निकाल बाहर किया जाए। और अब जस्टिस वजीहुद्दीन साहब कहते हैं कि मैं कैंपेन चलाऊंगा और उनके फैसले की बुनियाद पर पूरी पार्टी जो है अपने इंतखाबात से महरूम हो गई, यानी इंतखाबात खत्म हो गए। सही। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब एक इलेक्शन कमीशन जो पार्टी का था उसने ये फैसला दिया, तो अब हम उसके बाद ये मुतालबा करें कि इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता कोई धांधली में मुलव्वस थे या ये सारे लोग जो हैं इनके ऊपर इल्जामात। ये खान साहब के लिए संजीदा सवाल है वैसे। इसलिए ये बात जो है बैठकर तय करें और अगर कौमी असम्बली में सारी जमातें इस पर मुत्तफिक हो जाती हैं तो अभी इलेक्शन नए इंतखाबात से पहले या बल्दियाती इंतखाबात से पहले नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दे, दस्तूर के मुताबिक दस्तूर में तरमीम करके ओहदे की मियाद कम कर दे। ठीक। मुत्तहिदा का जिक्र करेंगे। आज फिर मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ और अब मामला ये आन पड़ा है कि सब तय हो चुका, अल्ताफ भाई के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। देखिए, अल्ताफ भाई का ग्रीन सिग्नल भी आ जाएगा। देर का है कि शामी साहब, क्योंकि बस ये उनका अपना असलूब है। देखिए, अगर वो इतनी खुश दिली से फिर जल्दी जल्दी मान जाएं तो फिर तो कोई बात ही ना हुई। उनका अपना एक तरीक़ेकार है और अल्ताफ भाई जो है अपने तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से काम करती है। इस्तीफों का उन्होंने जो हंगामा खड़ा किया, अब उसके नतीजे में बातचीत हो गई है और तब कोई अपना कमेटी कायम हो रही है, उसकी यानी कोई बारे में कानून को बन रहा है, कोई दाब्ता बन रहा है और बैरिस्टर सैफ जो है वो लगे हुए हैं, इसाक डार साहब लगे हुए हैं, बैरिस्टर जफरुल्लाह जो है वज़ीर आज़म के कानूनी मुशीर वो लगे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ मुसवदा बनाना चाहते हैं, कोई बाकायदा शक्ल देना चाहते हैं, कुछ शिकायत जो है वहाँ जहाँ सुनी जा सके। मेरा ये ख्याल है कि अब हालात जिस रुख पे चल पड़े हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सलाहियतें जो हैं वो रंग ला रही हैं। आप ये समझिए कि ग्रीन सिग्नल भी आ जाएगा, क्योंकि अगर सिग्नल ग्रीन नहीं होगा और फिर रेड हो जाएगा और रेड हुआ तो वो तो पता नहीं फिर क्या सूरत हाल होगी। वो किसी के लिए भी बारे में नहीं, वो फिर खुद एमक्यूएम जो है उसके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी। आज वैसे आर्मी चीफ भी थे कराची में कोर हेडक्वार्टर्स में और उनको ब्रीफिंग देगी। उन्होंने कहा जी अमन अमान में खातिर खा बेहतरी हुई सूरत हाल में और मिलिट्री कोर्ट्स अहम बात जो उसमें इजाफा कर दिया, उसमें इजाफा किया ताकि स्पीडी हो ट्रायल। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि जो ऑपरेशन कराची में शुरू हुआ है उसने बहुत बहुत बुनियादी तब्दीली वहां पैदा की है और लोग बहुत मुतमईन और मसरूर हैं बहैसियत मजमूई। और एमक्यूएम भी ये नहीं कह रही कि ऑपरेशन खत्म किया जाए और हुकूमत भी ये बात नहीं कर रही कि ऑपरेशन खत्म किया जाए या किया जा सकता है। गोया इस बारे में दो राय नहीं है, ऑपरेशन जारी रहेगा। अब सिर्फ मामला यह है कि जिसको आप ये कहते हैं कि ये आदमी जो है इसको कानून को मतलूब है, और हो सकता है कोई आदमी कहे कि नहीं जनाब ये कानून को मतलूब नहीं है, कानून से गलती हो गई, कानून की आंखें होनी चाहिए, उसको देख लेना चाहिए। इसको देखा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ग्रीन सिग्नल के बारे में आप पूरा जल्द आ जाएगा, आके रहेगा। ठीक। शाम साहब, पाक भारत ताल्लुकात कल हमने जिक्र किया, वक्त की कमी थी, डिस्कस हम नहीं कर सके, तो उस मामले की जानिब हम बढ़ेंगे। बिलखुसूस वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ जिनकी तोपों का रुख था, वो अब मोदी सरकार की पॉलिसीज को किस नज़र से देख रहा है और मजीद कुछ हकायक हैं, उस पर मबनी रिपोर्ट भी है। ये सब कुछ आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे पाक भारत ताल्लुकात मुज़ाकरात में जो डेडलॉक आया और भारतीय मीडिया की जो रविश रही उस हवाले से, और अब भारतीय मीडिया इस सब के बाद क्या कह रहा है। शाम साहब, एक रिपोर्ट मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की एक तहरीर पर अपनी रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले जरा वो देख लीजिए फिर वापस आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की सतह पर मुज़ाकरात की मनसूखी से खुद भारतीय अखबारात भी मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी को आड़े हाथों लेने लगे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर और जाने माने लेखारी सुशील अरुण की एक तहरीर के मुताबिक मुज़ाकरात के एजेंडे और कश्मीरी रहनुमाओं के बारे में मोदी सरकार की पॉलिसी से जहरीले असरात मुरतब हुए। मोदी सरकार की हालिया चालबाजी और मीडिया डिप्लोमेसी पर तबसरा करते हुए वो लिखते हैं कि जरूरी नहीं जो बात मीडिया में पॉपुलर हो वही रियासत की मरबूत पॉलिसी भी हो। पाकिस्तान का हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात करना यकीनी था। ये तसव्वुर ही गलत था कि पाकिस्तान सिर्फ अपने ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात सुनने के लिए मुज़ाकरात करेगा। अगर पाकिस्तान दहशतगर्द है तो उल्फा मुलाकात क्यों की गई? सुशील अरुण के मुताबिक मोदी की पॉलिसी से पाकिस्तान में भारत के मुखालिफिन की तादाद में इजाफा हुआ है। मोदी को पाकिस्तान में किसी भी कार्रवाई से खबरदार करते हुए वो लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय तैयारों या कमांडर्स का वापस लौटना आसान नहीं होगा। अगर भारत दहशतगर्दी के किसी वाक़े पर अमेरिका या आलमी बरादरी का दरवाजा खटखटाएगा तो वहाँ से जवाब मौसूल होगा कि अगस्त में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की सतह के मुज़ाकरात भी तो खुद ही मंसूख किए थे। इस तहरीर में नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को भारत के लिए खतरा करार देते हुए कहा गया है कि अभी तक मोदी सरकार की हार्डलाइन पॉलिसियों से भारतीय मुफाद के खाते में कुछ भी मुस्बत इजाफा नहीं हुआ। लीजिए सर, इस पर तबसरा इससे पहले कि आप पेश करें, ये परवेज नामी एक पंजाब पुलिस एहलकार वाघा बॉर्डर पर वीडियो तस्वीर बना रहा था। असल नाम मोहम्मद इलियास, 8 साल में 20 बार ये जासूसी कर चुका। रॉ का एजेंट, जी हाँ, रॉ का एजेंट था, नहीं रॉ का एजेंट यहाँ से पकड़ा गया लाहौर से। 20 दफा गैर कानूनी तौर पर इंडिया गया है। हमारी पुलिस में था लेकिन एजेंट रॉ का था। तो फिर इस तरह फिर ये जो अदारे हैं जासूसी के वो इसी तरीके से काम करते हैं। बायस को पकड़ा गया, अब इसके साथ मुनासिब सलूक हो जाएगा। और ये जो आपने हिंदुस्तान टाइम्स के एक मजमून का जिक्र किया है, जी हाँ, ये देखिए, ये एक मजबूई सूरत हाल ये नहीं है मीडिया की, लेकिन ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खासतौर पर जो हॉक्स है वो गालिब हैं, जो हंगामा उठाते हैं, जज्बात भड़काते हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे। हाँ, और अभी तो ये कहा जा रहा है ना कि हम ये दाऊद इब्राहिम को निशाना बनाएंगे और भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगी। इस तरह की फजा पैदा की जा रही है, टारगेटेड ऑपरेशन से। और फिर ये कहा कि क्रिकेट जो है अब वो भी नहीं खेलेंगे। आज तो जो क्रिकेट उनके बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, जो बीजेपी के रुकन भी हैं पार्लियामेंट के, उन्हें कहा हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, ना वनडे, ना 2020, ना क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच, और ना कहीं दूसरे मुल्क में भी नहीं खेलेंगे। तो गोया एक तलखी पर तलखी पैदा करने शुरू कर दी है इन्होंने। इसमें खुद इनका अपना नुकसान होगा। पाकिस्तान जो है, अभी ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे, इनकी मुलाकात होने वाली थी, ऐसी सूरत पैदा कर दी गई या आप कश्मीरी लीडरों से मिले या हमसे मिले, और नतीजे में वो सारा मामला जो है वो गत्तरबूद हो गया, मुलाकात नहीं हो सकी। और अभी कमांडर्स की मुलाकात होनी है और फिर बॉर्डर की सूरत हाल को, वहां की जंगबंदी की सूरत हाल को देखना है, वो भी अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही। तो अगर इस तरीके से कतई ताल्लुक कर लिया जाएगा तो फिर भारत जो है वो सिर्फ अपने जख्म चाटेगा और कुछ नहीं होगा। रावलपिंडी से भी खबर आ गई है, 2 जो भारतीय शहरी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए सिक्योरिटी एजेंसियों ने। वो भी भारतीय शहरी पाकिस्तान के अंदर थे, अब देखना होगा वो कौन थे, तो जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल खुद यहाँ पर यही काम कर चुके हैं, तो फिर अब जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनेंगे तो वो यही काम करते रहेंगे। अब ये सारे लोग यही इस तरह दावा करते हैं, दंदनाते हैं। मोदी साहब ने जाके बांग्लादेश में कहा कि जनाब हमने तो इसको बनाया है बांग्लादेश को, और वो खुद भी बड़े जनाब उस वक्त इस पेश थे जाती तौर पर भी। तो अब ये सारी सूरत तलखी जो है, अब आप इस तरह जासूस भेजेंगे, इस तरह कार्रवाइयां करेंगे और फिर उनको पकड़ा भी जाएगा, फिर तलखी में इजाफा होगा और फिर नफरत होगी और उसकी आग होगी। उसके अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा सर, हालिया दिनों में अभी देख रहे हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बहुत मंदी देखने को मिली है, भारत समेत, चाइना समेत, यूरोप में भी, अमेरिका में, पाकिस्तान में भी। तो आज खबर आई है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस को जम करने पर इत्तेफाक हुआ और एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से एक वजूद में आएगा इदारा। हमारा रुपया जो था वो भी गिर रहा था, कदर में बहुत गिरावट, आज उसको जरा
में लिया गया 104.2 तक तो चला गया था। लेकिन उसको कुछ काबू किया गया। लेकिन असल बुनियादी मसला तो चीन से शुरू हुआ है। चीन ने जो करेंसी अपनी डिवैल्यू की है, उससे फिर बहुत से मामलात आगे पैदा हुए। अगरचे कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कोई बहुत कमजोर नहीं है और पाकिस्तान कम से कम मुतासर होने वाले मुल्कों में है, लेकिन बहरहाल असरात तो पाकिस्तान तक भी पहुंचे। अब ये जो शेयर्स होंगे पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के, ये मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को बेचने का फैसला भी किया जा रहा है और इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज ने हिस्से खरीदने में काफी दिलचस्पी का इजहार किया इस जमन में जो शेयर सामने आएंगे। तो जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उस्मान शामी साहब हमसे हमने रब्ता किया है, जैसे उनसे टेलीफोन रब्ता हमारा होता है तो उनको भी हम लाइन पर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान शामी साहब। जी वालेकुम सलाम। एक तो ये फरमाइए कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है ये कैसा है और जो मंदी देखने को मिल रही है मार्केट्स में, इसकी वजूहात क्या हैं? फिर रुपए की कदर इतनी क्यों कम हो गई? इसकी जो है 2-3 वजूहात हैं, कोई एक वजह तो नहीं बताई जा सकती। पहली बात तो ये है कि बरसे से आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें एक बड़ा तेजी का रुझान था और बहुत सारी जो इसी रीजन की मार्केट्स हैं उसको उसने आउट परफॉर्म किया। बड़े अरसे से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया था। तो एक रीजन तो ये भी है कि एक वैसी करेक्शन जो है वो मार्केट में आनी होती है। हर थोड़े अरसे बाद आप देखें, 1-2 दफा पहले भी हुआ है। दूसरी बात यह कि आप देखें जो चीन में एक क्राइसिस चल रहा है, उसके बाद उन्होंने अपनी करेंसी डीवैल्यू की, फिर इंडिया की करेंसी भी डीवैल्यू हुई। तो ये एक नेचुरल रिपरकशन था उसका कि पाकिस्तानी करेंसी पे भी उसका इफेक्ट आता, क्योंकि ये आपस में पूरा रीजन जो है वो कंपटीशन में एक दूसरे के साथ, तो ये वैल्यू इसकी कम होनी थी। फिर जो इंटरनेशनल मार्केट्स की सिचुएशन है उसका एक इफेक्ट आया। तो कल एक जरा ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। आज आप देखें तो बाकी दुनिया की मार्केट्स में भी जरा ठहराव आया है और वो जो पैनिक सेलिंग थी वो रुक गई है। दूसरा, पाकिस्तान में आप देखें एक रीजन ये भी है कि जो ऑयल सेक्टर है, ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके शेयर नीचे जा रहे हैं। फिर जो फॉरेनर्स हैं वो बड़े अरसे से, मैंने कुछ लोगों से बात की इधर मार्केट में, तो उनका क्या है, बड़े अरसे से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी नेट सेलिंग चल रही है, यानी वो पैसा निकाल रहे हैं। उसकी वजूहत जो है वो कोई भी हो सकती है, लेकिन इसको हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक ये मार्केट करेक्शन है और ये एक फिनोमेना है जो आता रहता है। मगर ये जो एक एक्सचेंज बनने से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या फर्क पड़ेगा मुस्बत तौर पर या मनफी तौर पर? एक तो उसका बड़ा फायदा यही होएगा कि एक यानी सेंट्रल प्लेस होगी, उसके ऊपर आप कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस बेहतर हो सकता है। ठीक। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर कोई घबराया जाए या बहुत खुश हुआ जाए। ठीक। अब ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान का रुपया जो है डिवैल्यू हुआ है कुछ, इससे जो हमारी इंपोर्ट है उसका प्रेशर तो बढ़ेगा, उसकी कीमत उनकी महंगी हो जाएंगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स को फायदा भी तो होगा ना इसमें। इसको एक्सपोर्ट्स को जाहिर बात है फायदा होगा। दूसरी बात ये कि बड़ा इस मौके पे ये काफी हद तक जरूरी भी था, क्योंकि आप देखें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ये ऑलमोस्ट जो है एक्सपोर्ट्स में हम एक दूसरे के साथ बड़ी चीजों में compete करते हैं। तो जब चाइना और इंडिया की करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो पाकिस्तान की करेंसी को रोकना या डीवैल्यू नहीं होने देना मेरे ख्याल में कोई बहुत साउंड नहीं होता। बहुत शुक्रिया उस्मान शामी साहब, तर्जुमे कार थे, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नाज़रीन तो हमारे साथ रहे, क्योंकि आपकी लाइव कॉल्स भी लिए जाएंगे और आपके सवाल भी पेश किए जाएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। नाज़रीन, शाम साहब, कल प्रोग्राम में जो बहरिया टाउन की जानिब से एक मस्जिद का नाम तजवीज़ करने की कहा गया और अखबार में इश्तिहार संडे का छपा, वो देख लीजिए नाज़रीन, आप भी कि तरीक़ाकार क्या है अगर आप भी नाम भेजने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन शाम साहब ने वादा किया कि ये भी 2 नाम सजेस्ट करेंगे, तो फिर क्या मुंतखब क्या किया आपने? हमारी बहन है साजिदा जाफर जी, हमारे साबिक वज़ीर कानून थे भुट्टो साहब के दौर में, मलिक मोहम्मद जाफर उनकी साहबजादी हैं, डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन की, अब रिटायर हो चुकी। उन्होंने नाम तजवीज़ किया, एक तो जो कराची की मस्जिद के लिए मौजू है मेरा ख्याल वो है मस्जिद पाकिस्तान। ठीक, मस्जिद पाकिस्तान। अच्छा, मैंने उनको जवाब भेजा है पैगाम लिख के कि भाई आप बहरिया टाउन को डायरेक्ट भेज दें। ठीक। लेकिन हमारा बहरिया टाउन वाले भी अगर सुन रहे हो
बहरे तो नहीं है ना वो। सुनते ही हैं। तो इसको नोट कर लें उनके नाम से, मस्जिद पाकिस्तान। मस्जिद पाकिस्तान। और दूसरा, अगर ये नाम मुंतखब हुआ तो इसके जो पैसे मिलेंगे उससे हम एक फाउंडेशन बनाएंगे, मीडिया फाउंडेशन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल। और एक नाम मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया बहुत, और एक नाम लाहौर की मस्जिद के लिए हम तजवीज़ कर रहे हैं। वो क्या? वो है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद। हाँ जी। तो इसमें कोई फिरका वाराना पस मंजर तो नहीं, फिरका वाराना पस मंजर नहीं है। ये बाबरी मस्जिद ये क्योंकि शहीद कर दिया गया इंडिया में, यूपी में थी, और ज़हीरुद्दीन बाबर ने फतह हासिल करने के बाद 1527 में ये मस्जिद तामीर की थी, ठीक, अपनी फतह की याद में। और फिर हिंदू इंतहा पसंद जो है इन्होंने इसे शहीद कर दिया, और तरह तरह की कहानियां घड़ के कि जहाँ तो राम मंदिर था और राम जी पैदा हुए थे, सब बेसरोपा कहानियां। तो हमारे कई दोस्तों का ख्याल है कि उस सिंबॉलिक एक इम्पोर्टेंस है इस बात की, उस मस्जिद को यहाँ तामीर किया जाए या उसका नाम रखा जाए, एक बाबरी मस्जिद और एक बाबरी मस्जिद। अब ये जो फिरका वाराना बात है ना, ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर, ये बहुत इसका ताल्लुक फिक़ह हनफी से था, अहले सुन्नत मुसलमान। और हाँ, नसीरुद्दीन हुमायूं जब यहाँ से शिकस्त खा के शेरशाह सूरी से ईरान चले गए और वहाँ पनाह हासिल की, तो वहाँ उन्होंने अपना मसलक तब्दील कर लिया। अच्छा। तो वापस आए तो वो फिक़ह जाफरिया से उनका ताल्लुक हो गया। ठीक। तो इस लिहाज से वो जब उसके बाद, मगर उनके जो बेटे थे वो भी मुसलसल यानी, और फिर जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट थी मुगल, वो तो बहुत एक किस्म की बड़ी रासखुल अकीदा सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखती थी। बहरहाल ये एक मस्जिद जिसका कोई ताल्लुक किसी मसलक से नहीं है, ये मुसलमानों की मुगल सल्तनत के आगाज की और फतह की एक अलामत है। इसे वहाँ शहीद किया गया, और शहीद तो आपको पता जिंदा होते हैं। तो अगर लाहौर में इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया जाए, और कराची वाली का, और कराची का मस्जिद पाकिस्तान, और ये पैसे हमें मिल जाएं तो 20 लाख रुपए मिल जाए, तो हम उससे एक फाउंडेशन बनाएंगे, मीडिया फाउंडेशन, सहाफियों के लिए, जिससे सहाफियों के बच्चे जो हैं उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करेंगे, और भी पैसे उसके लिए इकट्ठे करेंगे। शाम साहब ये हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जी, मियाँ वाली से कॉलर है अदनान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कहिए जनाब क्या सवाल है आपका? शामी साहब से बात हो सकती जी? फरमाइए। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, बलदियाती इलेक्शन आ रहा है ना पंजाब सिंध में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उम्मीदवार की उम्र भी 18 साल की जाए जी। उम्मीदवार की उम्र भी 18 साल की जाए। 18 साल की उम्र करना मुनासिब होगा? चलिए आप तो गौर कर लें, सियासी जमातें गौर कर लें। ठीक। अभी इन्होंने तजवीज पेश की है, फौरी तौर पर उसका जवाब देने की जरूरत क्या है? वैसे 18 साल की उम्र में एफए में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो क्या वो इंतखाब कहाँ लड़ेंगे? तो जरा उनको थोड़ा सा वक्त की जरूरत है पढ़ने के लिए। इस पे गौर कर लिया जाए। मैं कैप्टन उमर मियां साहब का मैसेज आया है, उन्होंने कहा जनाब हम धरने वरने से बिल्कुल नहीं डरते, और खास साहब को कहें कि जनाब जरा सोच समझ के काम करेंगे। ठीक है उमर साहब, आपने तो हमेशा एक साइड की बात करनी होती है। और आमिर सदीकी साहब कहते हैं जनाब ये मीडिया जो है ये मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान गैर जानबदार नहीं है। तो ये हो सकता है कुछ लोग एक राय रखते हैं, दूसरे कुछ लोग दूसरी राय रखते हैं, तो आमिर सदीकी साहब घबराए ना, इससे कोई बात नहीं। ठीक है। ये लाहौर में मुर्दा जानवर, गधे घोड़े, इनका गोश्त बरामद हुआ है। टोलिंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गियां बेची जा रही थी, और ये शामी साहब कोई 1600 केजी गोश्त था गधे घोड़े का, जो हरबंसपुरा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर इसको सीज किया। ये खबर थी और लोग कह रहे थे कि इस इशू पे आप बात कीजिए कि आखिर ऐसा लाहौर में क्यों? आज लाहौर में जो बड़ी मार्केट है टोलिंटन मार्केट, गोश्त की मार्केट, उसमें जब छापा मारा है बिलाल यासीन जो और वजीर खुराक हैं, और आयशा मुमताज जो हैं, जो फूड अथॉरिटी की क्या चेयरपर्सन जी, मगर बड़ी दबंग खातून है, और हमने उनको बड़े जगह जगह खराजे तहसीन पेश किया जाता है। ऐसी जो हमारी बच्चियां हैं, ये हमारे लिए काबिल फख्र हैं कि आप इनको दबा ना सकें, इनको झुका ना सकें, और ये अनकरप्टेबल। तो बहरहाल वहां मुर्गियां 20% मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई, गाड़ियों के अंदर से और दुकानों के अंदर से, और दुकानदार भाग पड़े वहां से। और फिर जब हरबंसपुरे साहब की खबर सुनाई है कि गधे का, घोड़े का और मुर्दा भैंसों का गोश्त वहां वो बनाया जा रहा था, उसे तकसीम किया जाता है, उन्होंने कहा जी हम दुकानदारों को बेचते हैं। ये जो गधा है ना,
इसकी बड़ी सूरत हाल खराब ये हुई, इसकी गधे की खाल की बहुत मांग है चाइना में, और चाइना में इसके गोश्त की भी मांग है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो गधे का गोश्त है ना, ये चाइना एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दे और चाइनीज का आके इसका इंतजाम कर ले चाहिए यहाँ, ताकि ये मामले खत्म, ताकि ये मामला यहाँ खत्म हो जाए और खाल भी वहां चली जाए और गोश्त भी वहां चला जाए और गधे सिर्फ यहाँ रह जाए, ठीक है, और हम उनसे इस्तेफादा करते रहे। ये जमशेद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहिएगा क्या सवाल है आपका? हेलो, लाइन कट गई मेरा ख्याल। हाँ, लाइन कट गई है। अहमद फराज साहब, आज उनकी 7वीं बरसी जी। सैयद अहमद शाह अली 12 जनवरी 1931 को कुहाड़ में पैदा हुए, 25 अगस्त 2008 को 77 साल की उम्र में बड़े खूबसूरत शायर थे, सितारा इम्तियाज। बड़ा जनाब, मेरा उनका एक बड़ा ताल्लुक था बेतकल्लुफी का, उसकी बड़ी कहानियां हैं, वो तो इस वक्त बयान नहीं हो सकती। ये शाम को इस्लामाबाद जो होटल है इस्लामाबाद में, उसमें आकर बैठते थे और दोस्त अहबाब इनसे मिलते थे, जब भी जाते इनसे मुलाकात होती थी। एक सफर भी इकट्ठा हुआ थाईलैंड का, जब अताउल्लाह कासमी साहब वहाँ सफीर थे तो वहाँ हम गए और ये भी हमारे साथ थे। जाते हुए तो ये मेरा इनका फासला रहा, क्योंकि ये इनकी दुनिया और थी, मेरी और थी, लेकिन आते हुए फिर अंदर थोड़ी कुर्बत हो गई और फिर बेतकल्लुफी का एक मामला इनके साथ रहा। बड़े ऐसे नौजवानों के शायर थे, नौजवान जज्बों के, एक रुमानी शायर, ये पढ़ के वैसे रेजिस्टेंस भी उन्होंने मार्शल्लाह के खिलाफ भी लिखा है, लेकिन ये है कि एक जवान जज्बों के शायर थे। कोई आप शेर उनके, आपने कोई दोस्त, मैंने कहा था लिख लीजिए। हाँ जी, शेर सुनाइएगा जी अहमद फराज साहब की आवाज में। आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उससे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है दर्द की गाहक का चश्मे नाज उसकी। ये जहां जाते थे इसी गजल की फरमाइश, बहुत फरमाइश की। इनके बेटे शिबली जो है, शिबली फराज, वो पीटीआई के टिकट पर सेनेट के रुकन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, एक अहम सवाल था कि इमरान खान साहब ने भी आज गो के प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। किसान बहुत ज़बू हाल हैं, ज़रूरी पैदावार जो है वो आप देखिए, उसकी ज़रूरी अजनास की कीमतें कम हो गई हैं बैनुल-अक़वामी मंडी में। हमारा चावल पड़ा हुआ है और लोग बर्बाद हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इस तरफ तवज्जो दे, चावल की तरफ भी, दूसरी ज़रूरी अजनास की तरफ भी, उनकी कीमतों की तरफ भी, ताकि ये किसान जो हैं उनको उनकी मेहनत का फल मिल सके। अभी ये हमारा जो चावल है वो स्टोर्स में पड़ा हुआ है और उसकी एक्सपोर्ट हो नहीं पा रही, उसके लिए कुछ सब्सिडी की जरूरत है, वो देनी चाहिए पहली फुर्सत में। इसलिए वगरना ये किसान जो है वो खान साहब को अपना इमाम मान लेंगे और फिर हाथ मलते रह जाएंगे, हुकूमत के जनाब शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम के वक्त यहाँ पर खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।